हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफी का संसार। यह एक बेहतरीन उपन्यास है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप कौन हैं। ये बुक आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आप इस धरती पर क्यों हैं। ये जस्टिन गार्डन की बुक है और इसका अनुवाद हिंदी में किया था सत्यपाल गौतम जी ने। इस बुक में एक पिता अपनी 14 साल की लड़की को पत्रों के माध्यम से फिलोसफी सिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फिलोसफी का अर्थ बता देती हूँ। सोफी का अर्थ होता है प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता या विजडम, और फिलो का अर्थ होता है लव, प्रेमी, लवर मतलब। सारांश यह है कि फिलोसफी का अभिप्राय प्रज्ञा अथवा बुद्धिमत्ता से प्रेम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोफी का संसार बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा का संसार है, और जिसे भी इस संसार से प्रेम है वह दार्शनिक है। यह एक जिज्ञासा से भरी हुई बुक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, तो आप भी हमारी वीडियो में लगातार बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए चलते हैं पहले लेसन की ओर। पहला लेसन है ईडन की बगिया। किसी क्षण अवश्य ही कुछ सुनने से निकलकर आया होगा। सोफी एमंडसन स्कूल से अपने घर की ओर आ रही थी। वापसी के शुरू वाले हिस्से में जोआना उसके साथ थी। वे रोबोट्स पर चर्चा कर रही थी। जोआना सोचती थी कि मनुष्य का मस्तिष्क एक उत्तम कंप्यूटर जैसा ही है, पर सोफी उससे पूरी तरह सहमत नहीं थी। निश्चय ही एक व्यक्ति महज मशीन ही तो नहीं होता है ना। सुपरमार्केट पहुंचने के बाद वे अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। सोफी एक पसर रहे उपनगर के बाहरी हिस्से में रहती थी और वहां से स्कूल की दूरी जोआना की तुलना में दुगनी थी। उसके घर के आगे वाले बाग से परे कोई और मकान नहीं थे, जिससे ऐसा लगता था कि उनका मकान दुनिया के आखिरी छोर पर है, जहां से आगे वन शुरू हो जाते थे। नुक्कड़ से घूमकर वह क्लोवर क्लोज में आ गई। सड़क के आखिरी सिरे पर एक तीखा मोड़ था जिसे कैप्टेन्स बेंडेड कहते थे। सप्ताहांत को छोड़कर लोग इस तरफ अक्सर नहीं आते थे। मई के शुरुआती दिन थे। कुछ बागों में फलदार वृक्ष डैफोडिल्स के घने गुच्छों से घिरे हुए थे। बेंच के वृक्षों पर पहले से ही हल्के हरे पत्ते आने लगे थे। कितनी अद्भुत बात थी कि वर्ष के इस समय न जाने कैसे और हर चीज फूट निकलती थी। क्या बात थी कि बर्फ के आखिरी निशान गायब होते और मौसम में हल्का गुनगुनापन आते ही मरी हुई धरती से हरी वनस्पति का विशाल कलेवर बाहर उमड़ पड़ता था। जैसे ही सोफी ने अपने बाग का दरवाजा खोला, उसने मेल बॉक्स में झांका। प्राय भारी मात्रा में बेकार की डाक होती और कुछ बड़े लिफाफे उसकी माँ के नाम होते। एक ऐसा ढेर जिसे वह रसोई की मेज पर पटक देती और फिर ऊपर कमरे में होमवर्क शुरू करने के लिए जा पहुंचती। कभी कभी उसके पिता के नाम बैंक से भी कुछ पत्र निकले, और उसके पिता एक साधारण पिता नहीं थे। सोफी के पिता एक बड़े तेलवाहक जहाज के कैप्टन थे और वर्ष का अधिकतम समय बाहर यात्रा पर ही रहते थे। जब कभी कुछ सप्ताहों के लिए वह घर होते तो सोफी और उसकी माँ के लिए घर को सुखद और आरामदायक बनाने के लिए घर में चीजों को सजाते संवारते रहते। किंतु जब वह समुद्री अभियान पर होते तो कहीं बहुत दूर जा चुके प्रतीत होते। मेल बॉक्स में केवल एक ही पत्र था और वह था सोफी के नाम। सफेद लिफाफे पर लिखा था सोफी एमंडसन, 3 क्लोवर क्लोज। बस इतना ही। भेजने वाला कौन है यह कहीं नहीं लिखा था। इस पर कोई डाक टिकट भी नहीं थी। सोफी ने गेट बंद करते ही
लिफाफा खोला, अंदर लिफाफे के साइज के बराबर कागज की एक क्लिप थी, लिखा था तुम कौन हो? और कुछ नहीं, केवल 3 शब्द, हाथ से लिखे हुए और उनके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। उसने लिफाफे को दोबारा देखा, पत्थर को निश्चय ही उसी के लिए था। आखिर मेल बॉक्स में इसे किसने डाला होगा? सोफी जल्दी-जल्दी लाल मकान में चली आई। हमेशा की तरह आज भी उसकी बिल्ली सेरेकन फुर्ती से झाड़ियों से निकलकर आगे बढ़ती पैड़ी पर कूदी और इससे पहले कि वो सोफी घर का दरवाजा बंद करती अंदर आ गई। जब सोफी की माँ का मूड ठीक नहीं रहता तो वह घर को मैनेजरी जंगली जानवरों का संग्रहालय कहती। निश्चय ही सोफी के पास यह संग्रहालय था। वह इससे काफी खुश थी। इसकी शुरुआत हुई थी 3 सुनहरी मछलियों से, गोल्ड गोल्ड टॉप, रेड राइडिंग हुड और ब्लैक जैक। उसके बाद वह 2 ऑस्ट्रेलियाई बजरीगर मिट्ठू ले आई, जिनके नाम स्मिथ और शुमुल थे। फिर गोविंदा नामक कछुआ आया और अंत में मामारलैंड जैसी बिल्ली सेरेकन। यह सब इसे इसलिए दिए गए थे क्योंकि उसकी माँ कभी भी अपने काम से दोपहरी बीतने के भी काफी देर तक घर नहीं लौट पाती थी और उसके पिता तो अधिकांश समय बाहर ही रहते थे, सारी दुनिया में समुद्री यात्राएं करते रहते थे। सोफी ने अपना स्कूल बैग फर्श पर एक कोने में लटका दिया और एक बड़े कटोरी में कैट फूड भरकर शेरकन के सामने रख दिया। फिर वह रहस्यमय पत्र अपने हाथ में लिए हुए रसोई में स्टूल पर बैठ गई। तुम कौन हो? उसे इसकी कोई समझ नहीं थी। हाँ, वह सोफी अमंडसन अवश्य थी, किंतु सच में वह थी कौन? वास्तव में इसका सुराग नहीं लगा पाई थी अब तक। अगर उसे कोई दूसरा नाम दे दिया गया होता तो क्या होता? जैसे एनी नटसन, तो तब क्या वह कोई और हो जाती? तब अचानक उसे याद आया कि शुरू में उसके पिता चाहते थे कि उसे लिलीमोर के नाम से जाना जाए। सोफी ने कल्पना करने का प्रयास किया कि वह लिलीमोर एमंडसन के रूप में अपना परिचय दे रही है और हाथ मिला रही है, किंतु उसे यह सब गलत लगा। वह तो कोई और थी और सबको अपना परिचय दिए जा रही थी। वह कूद कर बाथरूम में चली गई, उस विचित्र पत्र को अपने हाथ में लिए हुए। अब वह दर्पण के सामने खड़ी रहकर अपनी आंखों की प्रतिछाया को एकटक देख रही थी। मैं सोफी अमंडसन हूँ, उसने कहा। दर्पण में मौजूद लड़की ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की कि थोड़ा सा भी हिलती डुलती। जो कुछ भी सोफी कहती वह भी हूबहू वैसा ही करती। सोफी ने दर्पण में अपनी प्रतिछाया को चपल गति से हराने की चेष्टा की, किंतु वह भी उतनी ही तेज निकली। तुम कौन हो? सोफी ने पूछा। सोफी को इसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। हाँ, उसे क्षणिक भ्रम तो जरूर हुआ कि यह प्रश्न उसने पूछा था या उसकी प्रतिछाया ने। सोफी ने अपनी बर्तनी शीशे में नाक पर लगाई और कहा, तुम मैं हो। जब उसे इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने वाक्य को पलटकर कहा, मैं तुम हूँ। सोफी अमंडसन प्राय अपनी शक्ल सूरत से असंतुष्ट रहती थी। उसे अक्सर बतलाया जाता था कि उसकी आंखें सुंदर हैं, बादाम के आकार सी, किंतु लोग शायद सिर्फ ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी नाक कुछ ज्यादा ही छोटी थी और मुंह ज्यादा बड़ा। उसके कान भी आंखों के कुछ ज्यादा नजदीक थे। सबसे खराब थे उसके सीधे लटकते बाल, जिनके साथ कुछ भी करना असंभव था। कभी-कभी उसके पिता उसके बालों को सहलाते और उसे क्लॉड डेबुसी के एक संगीत रचना की तर्ज पर अलसी जैसे बालों वाली लड़की कहते। पिताजी के लिए तो यह ठीक था क्योंकि उन्हें ऐसे सीधे सपाट केसों के साथ जीने की कोई मजबूरी नहीं थी। सोफी के केसों पर न तो
किसी खुशबूदार क्रीम और न ही किसी स्टाइलिंग जेल का कोई प्रभाव पड़ता। कभी-कभी सोफ़ी सोचती थी कि वह कितनी भद्दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह जन्म से ही ऐसी बदशक्ल हो। उसकी माँ सदैव उसे जन्म देते समय हुई अपनी प्रसव पीड़ा का ज़िक्र किया करती थी, किंतु क्या उसकी बदसूरती इसी कारण थी? कितना अजीब था कि उसे यह भी नहीं मालूम कि वह असल में कौन थी? और क्या यह अनुचित नहीं था कि उससे इस बारे में कभी भी नहीं पूछा गया कि वह कैसी दिखना चाहती है? उसकी छवि तो बस उस पर मढ़ दी गई थी। वह अपने मित्रों को तो चुन सकती थी, किंतु यह निश्चित था कि उसने स्वयं को खुद नहीं चुना था। उसने तो यह भी नहीं चुना था कि वह एक मानुषी बनेगी। मनुष्य होना क्या है? सोफ़ी ने एक बार फिर से शीशे में खड़ी लड़की पर निगाह डाली। मैं सोचती हूँ, अब ऊपर जाकर जीव विज्ञान का होमवर्क करूँगी, उसने लगभग क्षमा-याचना के भाव से कहा। पर बहरहाल में आई तो फिर सोचने लगी, नहीं, इससे तो बेहतर होगा कि मैं बाग में जाऊँ। अब सोफ़ी बाहर बजरी वाले रास्ते पर उस रहस्यमय पत्थर को हाथ में लिए खड़ी थी कि एक बड़ा ही विचित्र भाव उसके शरीर में दौड़ गया। उसे लगा जैसे वह एक गुड़िया है जिसे कोई जादुई छड़ी घुमाकर अचानक सजीव बना दिया गया है। क्या यह अद्भुत नहीं था कि ठीक इस पल वह इस दुनिया में मौजूद है, आश्चर्यजनक जोखिमपूर्ण संसार में इधर-उधर घूमते हुए। जैसे ही सोफ़ी ने अपने ज़िंदा होने के बारे में सोचना शुरू किया, तुरंत ही उसके मन में यह भी आया कि वह सदैव जीवित नहीं रहेगी। अभी मैं दुनिया में मौजूद हूँ, उसने सोचा, किंतु एक दिन तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? सोफ़ी की दादी माँ का देहांत हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 6 महीने से अधिक समय तक सोफ़ी उन्हें हर रोज़ याद करती थी। कितना अनुचित है कि जीवन को समाप्त होना ही पड़ता है। सोफ़ी ककरीले रास्ते पर सोचती हुई खड़ी थी। अपने जीवित होने को लेकर उसने और भी ज़ोर से सोचने की चेष्टा की, ताकि भूल सके कि वह सदैव जीवित नहीं रहेगी। किंतु यह असंभव था। जैसे ही वह अपने जीवित होने के एहसास पर ध्यान एकाग्र करती, उसी क्षण अपने मरने की बात भी दिमाग में आ जाती। दूसरी तरह से सोचने की कोशिश करने पर भी वैसा ही हुआ। एक दिन वह मर जाएगी, इस बारे में तीव्रता से सोचने पर ही वह अभी अपने जीवित होने की अद्भुत सुंदरता और अच्छाई का भरपूर आनंद महसूस कर सकती थी। यह अनुभूति एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी थी, जिसे वह बराबर उलट-पुलट रही थी, और जैसे ही सिक्के का एक पहलू बड़ा और ज़्यादा साफ होता, वैसे ही दूसरा पहलू उतना ही बड़ा और साफ नज़र आने लगता। उसे लगता कि जीवित होने का अनुभव आप यह महसूस किए बिना नहीं कर सकते कि आपको मरना है। यह महसूस करना कि आपको मर जाना है, तब तक नामुमकिन है जब तक आप यह न सोचें कि जीवित होना कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी। मैंने आज से पहले यह कभी महसूस नहीं किया कि जीवन कितना अद्भुत है, दादी ने कहा था। कैसी विडंबना है यह समझने के लिए कि जीवित रहना कैसा सुंदर उपहार है। लोगों को बीमार होना पड़ता है या फिर उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक रहस्यमय पत्र को प्राप्त करना होता है। शायद उसे जाकर देखना चाहिए कि कोई और पत्र तो नहीं आया है। सोफी जल्दी-जल्दी गेट के पास गई और हरे रंग के मेल बॉक्स में झाँका। यह देखकर वह चौंक गई कि उसमें एक सफ़ेद लिफाफा और पड़ा था, बिल्कुल पहले जैसा। किंतु जब उसने पहला लिफाफा निकाला था, तब तो मेल बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया था। इस लिफाफे पर भी उसका नाम लिखा था। उसने इसे फाड़कर खोल लिया और अंदर से एक कागज़ निकला। यह भी बिल्कुल पहले वाले साइज़ का था। दुनिया कहाँ से आई? इस कागज़ पर लिखा था। मुझे मालूम नहीं, सोफ़ी ने सोचा। सच तो यह है कि इस बारे में कोई भी नहीं जानता, फिर भी उसे लगा कि यह प्रश्न उचित ही था।
उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि कम से कम यह पूछे बिना कि दुनिया कहाँ से आई, दुनिया में रहना उपयुक्त नहीं है। इन रहस्यमयी पत्रों से सोफी का दिमाग चकराने लगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी माद में जाकर बैठेगी। माद सोफी की छिपने की सबसे अधिक गुप्त जगह थी। जब वह बहुत गुस्से में होती या बहुत दुखी होती या फिर अत्यंत प्रसन्न होती तो वह जाकर इसी जगह छिप जाती थी। आज तो वह पूरी तरह दिग्भ्रमित थी। लाल मकान के चारों ओर बहुत बड़ा बाग था। उसमें बहुत सी फूलों की क्यारियां, फलों की झाड़ियां, विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष। एक लंबा चौड़ा लॉन था जिसमें एक झूला और एक समर हाउस था जिसे दादी जी ने दादी माँ के लिए बनवाया था। दादाजी ने दादी माँ के लिए बनवाया था। यह उन दिनों की बात है जब उनकी पहली बच्ची जन्म के कुछ सप्ताहों के अंदर ही चल बसी थी। उस बच्ची का नाम मेरी था। उसकी कब्र के पत्थर पर यह शब्द लिखे थे, छोटी मेरी हमारे पास आई, हमारा अभिवादन किया और फिर चली गई। दोनों लिफाफों को हाथ में थामे सोफी बाग में दौड़ती गई और फिर हाथों और पाँव के बल घुटनों पर चलती हुई झाड़ियों में घुस गई। सोफी सदा ही ये सोचती थी कि वह बाग एक अलग ही दुनिया है। जब भी वह बाइबल में ईडन की बगिया की बात सुनती तो उसे लगता कि वह गुप्त स्थान भी वैसा ही है जहाँ बैठकर वह छोटे से स्वर्ग का सर्वेक्षण कर रही है। दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। सोफी को इतना मालूम था कि धरती अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन अंतरिक्ष कहाँ से आया? क्या कोई चीज़ हमेशा से ही होती है और हमेशा ही बनी रह सकती है? उसके मन की गहराई में इस विचार के विरोध का भी कोई आधार नहीं था। निश्चय ही दुनिया में मौजूद हर चीज़ का आरंभ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। इसलिए अंतरिक्ष भी संभवतः किसी समय किसी दूसरी चीज़ से बनाया गया होगा। किंतु यदि अंतरिक्ष किसी दूसरी चीज़ से बना, तो वह दूसरी चीज़ भी किसी अन्य चीज़ से बननी चाहिए। सोफी ने महसूस किया कि वह मूल समस्या को सिर्फ टालती जा रही है। किसी बिंदु पर कोई चीज़ शून्य से बनी होगी। क्या यह बात उस असंभव विचार की तरह नहीं है कि इस संसार का अस्तित्व सदा से रहा है, बिना किसी आरंभ के? उन्होंने स्कूल में सीखा था कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है। सोफी ने स्वयं को सांत्वना देने का प्रयास किया और संभवतः यही इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान है। किंतु उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया। वह यह तो स्वीकार कर सकती थी कि ईश्वर ने अंतरिक्ष बनाया, किंतु फिर स्वयं ईश्वर कहाँ से आया? क्या उसने स्वयं को शून्य से बनाया था? माना कि ईश्वर सब प्रकार की चीजें बना सकता है, किंतु वह स्वयं को तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास बनाने के लिए सब न हो। तो बस एक संभावना शेष बची रह जाती है, ईश्वर का अस्तित्व सदा रहा है। ईश्वर स्वयं प्रभु है, किंतु इस संभावना को तो वह पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। हर चीज का जो भी अस्तित्ववान है, एक आरंभ तो होना ही चाहिए। उफ, कैसी उलझन है। उसने दोनों लिफाफे फिर से खोल डाले। तुम कौन हो? दुनिया कहाँ से आई है? हाँ, यह पत्र कहाँ से आया? यह बात भी लगभग उतनी ही रहस्यमय थी। वह कौन है जिसने सोफी के जीवन को झंझोर कर रख दिया था और अचानक ही उसे विश्व की सबसे गूढ़ पहेलियों के सामने ला खड़ा किया था? सोफी तीसरी बार फिर अपने मेल बॉक्स के पास गई। कुछ क्षण पहले ही डाकिया आज की डाक डाल गया था। सोफी ने इसमें से बेकार चिट्ठियों का बड़ा ढेर बाहर निकाला। उसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं थी। कुछ एक पत्र उसकी माँ के लिए थे। एक पोस्ट कार्ड था। उष्णकटिबंधीय समुद्री तट का चित्र बना था इस पर। उसने कार्ड को उल्टा,
इस पर नॉर्वे की डाक टिकट लगी थी और इस पर डाक चिन्ह था यूएन बटालियन। क्या इसे पापा ने भेजा था? किंतु वह तो इस समय एकदम किसी दूसरी जगह पर थे और हैंडराइटिंग भी उनकी नहीं थी। जब सोफी ने देखा कि पोस्टकार्ड पर लिखा है हिडले मोलर नैंग माफर्थ सोफी एमरसन 3 क्लोवर क्लोज, तो उसकी नब्ज तेज चलने लगी। बाकी पता बिल्कुल सही था, कार्ड पर लिखा था, प्रिय हिडले, 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है तुम यह समझ जाओगी कि मैं तुम्हें ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो तुम्हारे बड़े होने में मदद करेगा। इस कार्ड को सोफी की मार्फत भेजने के लिए क्षमा करना, यह सबसे आसान तरीका था पिता की ओर से प्यार। सोफी दौड़ती हुई वापस मकान में पहुंची और रसोई में चली गई। उसके दिमाग में गहन उथल-पुथल हो रही थी। यह हिडले कौन थी जिसका 15वां जन्मदिन उसके अपने जन्मदिन के 1 महीने पहले पड़ रहा है? सोफी ने टेलीफोन डायरी निकाली और मोलर नाम से बहुत सारे आदमी थे और कई नैंग नाम से भी थे, किंतु पूरी डायरेक्टरी में मोलर नैंग के नाम से कोई नहीं था। उसने रहस्यमय कार्ड को दोबारा ध्यान से देखा। कार्ड तो सही लगता था, इस पर टिकट भी लगा था, डाकखाने की मोहर भी थी। आखिर कोई पिता अपने बेटी के जन्मदिन की बधाई का कार्ड सोफी के पते पर क्यों भेजेगा, जबकि कार्ड किसी दूसरे पते पर जाना चाहिए था? किस तरह एक पिता जानबूझकर उसके जन्मदिन का कार्ड दूसरी जगह भेजकर अपनी बेटी को धोखा देना चाहेगा? यह सबसे आसान तरीका कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हिडले नामक नाम की लड़की का पता कैसे लगा पाएगी? सोफी के सामने चिंता करने के लिए अब एक और समस्या खड़ी हो गई थी। उसने अपने विचारों के विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करी। पहली समस्या थी कि वे 2 सफ़ेद लिफाफे उसके मेल बॉक्स में किसने रखे? दूसरी पहेली, वे कठिन प्रश्न थे जो इन लिफाफों में रखे कागज़ों में लिखे थे। तीसरी परेशानी थी कि वह हिडले मोल्लरनैग कौन हो सकती है और उसका जन्मदिन बधाई कार्ड सोफी को नॉर्वे से क्यों भेजा गया? उसे विश्वास था कि यह तीनों समस्याएं किसी न किसी रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि कागज तक तो वह पक्की तरह से एक साधारण जीवन ही जीती आ रही थी। यहाँ पे हमारा एक लेसन खत्म होता है और सोफी के बारे में अगले लेसन में पता चलेगा आगे। अगले लेसन का नाम रहेगा जादुई टोपी। तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें अगर आपको ये किताब अच्छे से पढ़नी है या सुननी है या इसके बारे में आपको जानने की इच्छा है तो। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।